तो आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई की पाठशाला में पॉलिटी की नई क्लास चुनाव और प्रतिनिधित्व। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां नागरिक सीधे सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है भारतीय लोकतंत्र बिना किसी अपवाद के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला सही है। तो जैसा कि हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां नागरिक सीधे सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेते हैं तथा निर्णय भी लेते हैं। समझे ना? निर्णय लेने एवं सरकार चलाने में सीधे सीधे भाग लेते हैं, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। समझे ना? तो जैसा कि हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहा गया, जो भारतीय लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र क्या है? भारतीय लोकतंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझे ना? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारा जो भारत है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और ग्रीस गणराज्य जो है, ग्रीस जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। समझे ना? ग्रीस क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अब इसके साथ इसका आंसर यही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अभिकथन असर्शन के बारे में है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र के प्रमुख निर्णय लेने एवं प्रशासन चलाने में नागरिकों की एक सीमित भूमिका होती। कारण क्या है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र वह होता है जहां नागरिक दिन प्रतिदिन निर्णय लेने तथा सरकार चलाने में सीधे सीधे भाग लेते हैं। देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा वही है, पूरा का पूरा ऑप्शन वही छाप दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। रीजन गलत होने का कारण अब इसके बारे में जान लेते हैं, आखिर रीजन क्यों गलत है। जैसे देखिए हम लोग देखेंगे कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र जो है नागरिकों अपने प्रतिनिधियों को चुनने में, समझे ना, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो बदले में देश को संचालित करते हैं, जो बदले में क्या करते हैं? देश को चलाते हैं, देश को संचालित करते हैं या देश को चलाते हैं। यह प्रशासनिक जो जितने भी प्रशासनिक क्रिया हैं उसमें सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। समझे ना? जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह प्रशासनिक रूप से सक्रिय होते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने की विधि, जो भी प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं उसे चुनने की विधि को चुनाव कहते हैं। समझे? चुनाव किसे कहते हैं? प्रतिनिधि को चुनने की विधि को ही चुनाव कहते हैं। और इस प्रकार प्रमुख निर्णय लेने एवं प्रशासन चलाने, समझे ना, अप्रमुख निर्णय लेने एवं प्रशासन चलाने में नागरिकों की एक सीमित भूमिका होती है। मतलब एक सीमित ही भूमिका होती है, पूरी फ्रीडम नहीं होती, एक सीमित भूमिका होती है कि वे नीतियाँ बनाने में बहुत सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते। नागरिक जो है नीतियाँ बनाने में मतलब सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते। नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधित्व को, समझे ना, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष, समझे ना, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, समझे ना, अप्रत्यक्ष रूप से शासन में शामिल होते हैं। अब देखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से शासन में क्यों शामिल होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से शासन में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि वह किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं चुनाव के माध्यम से, और वो जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है उसके द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों का निर्णय लिया जाता है। प्रशासन की एक भूमिका निभाई जाती है, प्रशासन में एक भूमिका निभाई जाती है। इसलिए भारत में इस तरीके से जो भी है काम चलता है। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सभी चुनाव प्रकृति में लोकतांत्रिक होते हैं। अब बड़ी संख्या में गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। अब देखिए अभी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, समझे ना? तो दूसरा कथन सही है, कथन पूरा सही है 100%। अब इसमें क्या कहा गया है? सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। समझे ना? जो पहला ऑप्शन है हम लोग देखेंगे, सभी जो चुनाव है लोकतांत्रिक नहीं होते, सब चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। कुछ चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं लेकिन कुछ जगहों के चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। बड़ी संख्या में गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते हैं। समझे ना? बड़ी संख्या में गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते हैं। देखिए ये सही है। और उसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे कि वास्तव में गैर लोकतांत्रिक जो कि है शासक स्वयं को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्वयं को क्या करते हैं? लोकतांत्रिक शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। समझे ना? अब कोई भी अपने आप को लोकतांत्रिक शासक के रूप में प्रस्तुत करेगा तो और मतलब प्रस्तुत करने के लिए वहाँ के लोग भी बहुत उत्सुक होते हैं, वहाँ के शासक भी बहुत उत्सुक होते हैं। वे चुनाव इस तरह कराते हैं कि उनसे इनके शासन में कोई खतरा नहीं होता। अब चुनाव भी वह इसी तरीके से करवाते हैं कि उससे उनको किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, उन्हें शासन जाने का भी खतरा ना हो। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फास्ट पास्ट द पोस्ट FPTP चुनाव प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। FPTP क्या है? अब देखिए
पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत जीतने वाले उम्मीदवार के अधिकांश मतों को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय चुनाव प्रणाली फास्ट पास्ट द पोस्ट पर आधारित होती है। अब इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझे ना? ऑप्शन नंबर सी है, मतलब दोनों सही। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही। तो देखिए, फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत जीतने वाले उम्मीदवारों के अधिकांश मतों को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है, उसको सुरक्षित करने की मतों को सुरक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब भारतीय जो चुनाव प्रणाली है वो फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर ही आधारित होती, समझे ना? और चुनावी दौड़ में उम्मीदवार जो दूसरे से आगे होते हैं, जो भी उम्मीदवार एक दूसरे उम्मीदवार से आगे होते हैं, समझे ना? दूसरे उम्मीदवार से आगे होते हैं और सबसे पहले विजेता के मत को पार कर लेते हैं, समझे? सबसे पहले विजेता के मत को पार कर लेते हैं, जो वोट को पार कर लेते हैं, तो वह विजेता कहलाते हैं। मतलब सीधी लैंग्वेज में समझा जाए तो जो सबसे ज़्यादा वोट लाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मत लाते हैं, वही विजेता होते हैं। क्या? वही विजेता होते हैं, विनर होते हैं। इस विधि को बहुलता मतदान प्रणाली भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? बहुलता, समझे नहीं? इसे बहुलता मतदान प्रणाली भी कहते हैं, मतदान प्रणाली, समझे ना? उसे बहुलता मतदान प्रणाली भी कहते हैं। अब देखिए, क्या यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित चुनाव की विधि, भारत में इसी तरीके से चुनाव होता है और इसी तरीके से जो कि मतलब प्रतिनिधियाँ एक दूसरे से मतलब जीतते हैं और अपना बहुमत साबित करते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पहला ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत छोटे राजनीतिक दलों को केंद्रीय विधायकों में प्रतिनिधित्व मिलता है। दूसरा ऑप्शन है इस प्रणाली के तहत एक पार्टी को उसके द्वारा प्रदत्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है, समझे ना? अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। देखिए इसमें क्या है, ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत हर पार्टी अपनी उम्मीदवारों, समझे ना, अपनी उम्मीदवारों की सूची घोषित करता है। सभी अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित करता है। अब उसके बाद लेकिन मतदाता पार्टी के लिए, ना कि उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। और जो भी मतदाता हैं, जो भी वोटर्स हैं, वह मतलब पार्टी के लिए, ना कि उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। वह किसी एक पार्टी के लिए मतदान करते हैं, ना कि एक उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं, समझे ना? किसी दल में उसके द्वारा प्राप्त मत, समझे ना? किसी भी दल में उसके द्वारा प्राप्त जो मत होता है, मतलब उसके द्वारा प्राप्त जो वोट है के अनुपात में विधायकों में सीटें मिलती है। मतलब उसी के द्वारा जो भी विधायकों में, उसी के प्राप्त मतों के अनुपात में विधायकों को सीटें मिलती है, समझे ना? विधायकों को सीटें मिलती। और क्या कहा गया है, जो भी विधायकों के प्रतिनिधित्व पाने के लिए बहुत छोटे समर्थक आधार वाले छोटे दलों की अनुमति मिलती है, समझे ना? छोटे दलों की अनुमति देता है। तो प्राय एक बहुदलीय गठबंधन है, समझे ना? प्राय एक बहुदलीय गठबंधन सरकार की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से जो कि छोटे छोटे दलों को अनुमति मिलता है, छोटे छोटे समर्थक के आधार पर। तो इससे क्या होता है कि बहुदलीय गठबंधन तैयार होता है। क्या होता है? बहुदलीय गठबंधन तैयार होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी होते हैं जो सरकार की ओर ले जाता है, मतलब सरकार को बनाने में साथ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है एफपीटीपी तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है एफपीटीपी के तहत देश में छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिले कहा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत देश में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा इसे शक्ति के साथ एक ही निर्वाचन क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला सही है। क्या है? पहला ही सही है। और दूसरा क्या है? दूसरा गलत माना गया। दूसरा गलत माना गया। तो अब देख लेंगे इसका आंसर क्या कहता है। इसका आंसर क्या कह रहा है कि जो देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत बड़े भौगोलिक, समझे ना, जो भी छोटे के जगह पे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है, समझे ना? निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है, समझे ना? विभाजित किया जाता है। अब मतलब बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है। अब पूरे देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, समझे ना? पूरा देश एक क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र होता है।
लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। लेकिन जो पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है, लेकिन यह हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी कभार होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथक निर्वाचन प्रणाली में किसी विशेष समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए केवल वही मतदाता पात्र होंगे जो उस समुदाय के हों। दूसरा है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता वोट देने के लिए पात्र होते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को केवल एक विशेष समुदाय या सामाजिक तबके से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए सीट आरक्षित हों। समझे ना। अब क्या कहता है, इसका आंसर क्या कह रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझे ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो सी में क्या कहता है, सी में कह रहा है कि दोनों सही, पहला भी सही है दूसरा भी सही, दोनों ही सही उत्तर है। तो देख लेंगे कि दोनों कथन आखिर सही है। तो भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत किसी भी विशेष समुदाय के प्रतिनिधि, समझे ना, चुनाव करने के लिए केवल वही मतदाता पात्र होते हैं, जो कि वोटर्स पात्र होते हैं जो उस समुदाय के हों। समझे ना। संविधान सभा में कई सदस्यों में इस बात को लेकर बहुत आशंका व्यक्त की गई, इस बात को लेकर बहुत आशंका व्यक्त की थी कि यह उद्देश्य जो है के अनुरूप नहीं होगा, यह उद्देश्य के अनुरूप क्या होगा, नहीं होगा। समझे ना, यह अनुदेश के अनुरूप नहीं होगा। इसीलिए समझे ना, इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के तहत, समझे ना, इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया है। समझे ना, ये जो प्रणाली को अपनाने का क्या निर्णय लिया गया, समझे नहीं, प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता वोट देने के पात्र होते हैं। समझे नहीं, सभी मतदाता वोट देने के पात्र होते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को केवल एक विशेष समुदाय, समझे नहीं, या सामाजिक तबके से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए सीट आरक्षित हो। समझे नहीं, उसके लिए सीट क्या हो, आरक्षित हो। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संविधान में लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा है, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ना तो ये होगा ना ही दूसरा होगा, ना ही पहला आंसर होगा ना ही दूसरा आंसर होगा। तो आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लेते हैं कि संविधान केवल, समझे ना, संविधान केवल लोकसभा, राज्यसभा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC और ST, समझे ना, SC और ST के लिए सीटें आरक्षण का प्रावधान करता है। समझे ना, के लिए और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण का प्रावधान करता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के आरक्षण का कोई संवैधानिक, समझे ना, महिलाओं के आरक्षण का कोई भी संवैधानिक, समझे ना, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में चुनाव के लिए, समझे ना, राज्यसभा में चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुसरण किया जाता है। समझे ना, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जो कि है कि राज्यसभा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, राज्यसभा में चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुसरण किया जाता है। प्रतिनिधित्व का यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया है नहीं, यहाँ पे दिया गया है नहीं, यहाँ पे प्रतिनिधित्व का अनुसरण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है चुनावी प्रक्रिया में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, परिसीमन आयोग संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। दूसरा है, प्रत्येक राज्य में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का एक कोटा उस राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। समझे ना, अनुपात के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझे ना, इसका आंसर क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों दूसरा सही है। भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग, समझे ना, की नियुक्ति की जाती है। किसकी, तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, समझे ना, कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में इसी तरीके से कहा जाता है। समझे ना।
तो हम लोग देख रहे हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। उसके बाद मतलब पूरे देश में राष्ट्रपति द्वारा मतलब इसका आयोग की नियुक्ति होती है। तो पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को सीमांकित करने के उद्देश्य से नियुक्ति किया जाता है, समझे ना। इसकी नियुक्ति जो है परिसीमन को निर्वाचन क्षेत्र, समझे ना, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को मतलब आधारित करने के लिए नियुक्ति किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षित, समझे ना, प्रत्येक राज्य में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का एक कोटा उस राज्य के SC और उस राज्य के ST, समझे ना, SC और ST समुदाय के अनुपात के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, समझे ना। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में क्या कहा गया है? 10 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के लिए उम्र को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। मतलब वोटिंग करने के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, समझे ना। किस संविधान संशोधन में हुआ? तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 61वां संवैधानिक संशोधन, 61 अमेंडमेंट एक्ट, समझे ना। तो ये जो 61वां संवैधानिक संशोधन है, ये आर्टिकल, समझे ना, आर्टिकल 326 के तहत, समझे ना, आर्टिकल 326 के। तो भारत के संविधान में 61वें संशोधन के आधिकारिक रूप से अधिनियम 1988 में, समझे ना, कब? 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। लोकसभा चुनाव, समझे ना, और राज्यों की विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यों की विधानसभा जो राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यों की विधानसभा के मतदान में, समझे ना, मतदान की उम्र को कम करते हुए, समझे ना, 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिए गए, 18 वर्ष कर दिए गए, समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का चुनाव आयोग संघ एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ साथ स्थानीय निकायों के लिए भी जिम्मेदार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तथा प्रत्येक का अपना कार्य क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। मतलब दूसरा सही है, दूसरा कथन सही है। तो मतलब आखिर दूसरा कथन क्यों सही है? तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि स्थानीय जो निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव निकाय जो है, समझे ना, जो भी कह सकते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन में चुनाव आयोग, समझे ना, चुनाव आयोग उत्तरदायी नहीं होता है। चुनाव आयोग का कोई भी उत्तरदायी नहीं होता, स्थानीय चुनाव उत्तरदायी नहीं होता है, चुनाव आयोग उत्तरदायी नहीं होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तथा प्रत्येक का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, समझे ना। ये देखिए जो है पूरा सही है, प्रत्येक का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जो कि सच में करते हैं। जो भी लोकल चुनाव होता है वह वहाँ के DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइज। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पहला ऑप्शन है, भारत चुनाव आयोग संविधान लागू होने के बाद से एक बहुसंसदीय निकाय। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन उसके पास अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक अधिकार नहीं होते। तो अब इसका आंसर क्या है? 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समझे ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा ही सही है। अब जैसे कि देखेंगे आखिर दूसरा कथन सही है, क्या कारण है? भारत का जो चुनाव आयोग, यह तो क्या होता है, एकल सदस्यीय या बहुसदस्यीय निकाय हो सकता है। मतलब इसमें कह नहीं सकते हैं एक बहुसदस्यीय निकाय ने एकल होता है, एकल सदस्यीय होगा या बहुसदस्यीय होगा, समझे ना। एकल सदस्यीय या बहुसदस्यीय, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समझे। अब देखेंगे कि 1989, समझे ना, 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्य निकाय था। क्या है? चुनाव आयोग एकल सदस्य निकाय था। देखिए यहीं से बात खुल के सामने आ गया कि ऑप्शन पहला क्यों गलत है। यहाँ तक एकल सदस्य चुनाव था, और इसके जो बाद है 1989 के बाद मतलब क्या हो गया, 1985 के बाद
एकल से मतलब था 1989 के आम चुनाव से ठीक पहले 2 चुनाव आयोग नियुक्त किए गए, समझे न। अब ये हो गया बहुसदस्य, समझे न। अभी क्या हो गया, बहुसदस्य हो गया, बहुसदस्य हो गया। चुनाव के तुरंत बाद आयोग अपने एकल सदस्य के दर्जे पर वापस लौट आया, समझे न। अब 1993 में, समझे, 1993 1993 में 2 चुनाव आयुक्तों को एक बार फिर से नियुक्त किया गया। मतलब एक बार फिर से 2 चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया, समझे ना। चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया तथा आयोग बहुसदस्य बन गया। आयोग अब यहाँ पे चुनाव जो आयोग है वह बहुसदस्य बन गया, फिर से बहुसदस्य बन गया। तब से आज तक, अभी तक क्या है, बहुसदस्य ही बना हुआ है। आज तक चुनाव आयोग बहुसदस्य ही बना हुआ है। तो इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है। देखिए जो ऑप्शन है, चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन उसके पास चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक अधिकार नहीं होते, समझ रहे। अब ये जो है मुख्य चुनाव आयोग, इसको क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं, समझे ना। इसे चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो हम लोग चले गए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। संविधान चुनाव आयोग तथा चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन इसे लेकर विशेष बहुमत की अनुशंसा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, देखिए अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर देखिए तीनों सही हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही। तो भारत में चुनाव आयोग के संबंध में उपयुक्त सभी जो कथन है, समझे, सब कथन सही। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, समझे ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 चुनाव आयुक्तों के सामूहिक निकाय के रूप में, अभी हम लोग बता दिया कौन कौन, एकल सदस्यीय, बहुसदस्यीय हो गया, उसके अनुसार से बांटा गया है। तो चुनाव निकायों के रूप में चुनावों से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए समान अधिकार, समझे ना, सभी निर्णय लेने के लिए समान अधिकार के लिए समान अधिकार होते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मतलब क्या होते हैं, मंत्रिपरिषदों की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। आज जो चुनाव आयुक्त हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो भी मंत्रियों की सलाह पे। अब उसके बाद क्या गया है, संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त के कार्यकालों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यही दोनों का है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक 6 साल के कार्यकाल पे, समझे ना, प्रत्येक 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये जो है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त, ये 6 साल, समझे ना, 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। और यह क्या होता है, 65 वर्ष की आयु तक है, समझे ना, यह मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक के लिए मतलब नियुक्त होते हैं। अर्थात इनमें से जो भी पूरा हो, या तो 6 साल पूरा हो जाए या 65 साल पूरा हो जाए, इनमें से दोनों में से कोई भी एक पहले पूरा हो जाए, वह उस समय तक पद पे बने हुए रहते हैं, उसके बाद वह रिटायर हो जाते हैं। इनमें से कोई भी एक पूरा हो जाएगा तो वह रिटायर हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल समाप्त होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है, समझे ना। अब है कि इसमें कहा गया है क्या, 6 साल पूरा हो या 65 साल पूरा हो, समझे ना, 65 साल पूरा हो, ये दोनों में से कोई भी पहले पूरा हो जाएगा तो वह मतलब कार्यकाल से हट जाएंगे, समाप्त हो जाएगा उनका कार्यकाल, यानी हट जाएंगे। अगर इसके पहले उन्हें हटाया जा सकता है तो चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है इसके पहले, यदि सदन के दोनों सदनों द्वारा मतलब विशेष बहुमत के लिए अनुशंसा करते हैं और उसके बाद एक विशेष बहुमत मिलता है, तभी इसके पहले वह हट सकते हैं। इसके पहले कोई भी चांस नहीं है कि वह उन्हें हटाया जा सकता है, समझे ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम में उस उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया जाता है जो, पहला है, डाक मतपत्रों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करता है, देश में सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी हो, निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट हो, चौथा है 50% से अधिक वोट प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त करता। अब देखिए इसका आंसर क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला सही, समझे ना, ये पहला सही। तो देखेंगे फास्ट पास्ट, समझे ना, फास्ट
पास्ट द पोस्ट, फास्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP सिस्टम जो है, समझे ना, FPTP जो सिस्टम है चुनावी प्रणाली, समझे ना, ये जो भारत की चुनावी प्रणाली है जिसके तहत मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को, समझे ना, जो भी वोटर्स हैं वह अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं, समझे ना, और जो भी उम्मीदवारों को वोट देते हैं और एक मत पत्र का संकेत देते हैं, एक मत पत्र यानी वोटिंग लेटर का पर संकेत देते हैं, तथा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही जीतता है। जो इसमें से सबसे अधिक मत प्राप्त करते हैं वही विजेता होते हैं, समझे ना, वही विजेता होता है। और उसके बाद और जीतता है वही विजेता होता है। कभी कभी सबको हारने वाले विजेता के रूप में भी वर्णित किया जाता है, समझे ना, सबको हराने वाले विजेता के रूप में भी वर्णित किया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो सबको हरा दिया, इसके रूप में भी वर्णित हो जाता है। कहीं कि वह विनर है तो विनर सबको हराएगा ही, समझे ना, विनर जो है सबको हराएगा ही, कहे कि वो जीतेगा, फर्स्ट लाएगा तो सब पीछे ही, सब उसके पीछे ही रहेंगे। तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, समझे ना, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक राजनीतिक दल को राज पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे विधानसभा चुनावों में न्यूनतम 3 सीटें जीती हो, जब वह राष्ट्रीय चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से कम 5% वोट प्राप्त करता हो, यदि इसने किसी राज्य में 3% मतदान प्राप्त किया हो और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, समझे ना, इसका पहला सही है, उसे विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 3% सीट जीती है, समझे। अब देखिए, देख लेंगे इसके बारे में। राजनीतिक दल को किसी मान्यता प्राप्त, समझे ना, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाएगा यदि वह राजनीतिक दल विभिन्न शर्तों को पालन करते हैं, समझे ना, विभिन्न शर्तों का पालन करे, समझे, विभिन्न शर्तों का पालन करे तब ये वह माना जाएगा। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है कि जो आम चुनाव है, समझे ना, आम चुनाव जो है, आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में, समझे ना, विधानसभा चुनाव पार्टी ने राज्य की विधानसभा में 3% सीट जीती, समझे ना, अर्थात 3 सीटों के अधीन, समझे ना, 3% सीट जीती हो और 3 सीट भी जीती हो के अधीन, न्यूनतम 3 सीट, न्यूनतम, इसलिए पहला ऑप्शन सही। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन पे देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट, समझे ना, 25 लोकसभा सीट के लिए 1 लोकसभा सीट जीती हो, 25 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट पे जीत हासिल की हो, समझे ना, तभी मान्यता मिलेगा। और देखिए उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा शर्त है लोकसभा या विधानसभा, समझे ना, लोकसभा या विधानसभा लिख देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। लोकसभा विधानसभा के लिए एक आम चुनाव में पार्टी एक राज्य में न्यूनतम, समझे ना, न्यूनतम, मिनिमम कितना, 6% वोट का मतदान प्राप्त किया हो। इसके अलावा 1 लोकसभा में, समझे ना, 1 लोकसभा में और 2 विधानसभा में, 2 सीट विधानसभा में, 1 लोकसभा में और 2 सीट विधानसभा में प्राप्त किया। देखिए 2 सीट विधानसभा और 1 सीट लोकसभा, कितना, टोटल 6% सीट में। अब उसके बाद है चौथा शर्त क्या कहता है, तो चौथा शर्त कह रहा है कि लोकसभा विधानसभा में के लिए आम चुनाव में पार्टी एक राज्य में, समझे ना, पार्टी जो है एक राज्य में 8%, समझे ना, पार्टी एक राज्य में कितना, 8% वोट प्राप्त किया, तभी तो यही चारों शर्त अगर पालन होता है तभी कोई भी राजनीतिक दल राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला है कि जब कोई सदस्य स्वेच्छा से किसी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, जब वह पार्टी द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में परहेज करता है, उपयुक्त में से कौन 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का आधार है। देखिए ये बहुत ही PVI क्वेश्चन,
ये बहुत ही VVI क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिए। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में ये आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देख लेना बहुत जरूरी है। इसका आंसर है सी। समझे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है। तो देखिएगी, जब देखिएगा इसका थोड़ा सा डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची में, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। समझे ना, दल बदल विरोधी कानून, विरोधी क्या है, कानून है। दल बदल विरोधी कानून नहीं थे। अब 1985 में, 1985 समझे ना, 1985 में बमनमा संविधान संशोधन, समझे ना, बमनवे संविधान संशोधन में पेश किया गया था। 10वीं अनुसूची में संसद, इसमें संसद एवं राज्य विधानसभा, कौन सा, राज्य विधानसभा, समझे ना, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। इसके सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान शामिल है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान शामिल है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान है, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन या सदन के सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है। समझे ना, अयोग्य हो जाता है। पहला है, तो कैसे अयोग्य हो जाता है? पहला, यदि वह स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ देता है। समझे ना, स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल में अपनी सदस्यता छोड़ देता है। या फिर दूसरा क्या कहता है, यदि वह अपनी पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत, समझे ना, किसी भी निर्देश के विपरीत इस तरह के सदन में मतदान करता है या मतदान से परहेज करता है। क्या करता है? मतदान से परहेज करता है कि ऐसे कार्य को पार्टी द्वारा 15 दिन के भीतर में माफ़ नहीं किया। समझे ना, ऐसे कार्य को पार्टी के द्वारा 15 दिनों के भीतर, समझे ना, 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया गया। उपयुक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है, समझे ना, क्या स्पष्ट है कि पार्टी जो है, पार्टी के टिकट, समझे ना, पार्टी के द्वारा जो टिकट दिए जाते हैं, टिकट पे चुने गए सदस्य को पार्टी में बने रहना चाहिए और पार्टी के निर्देशों का, समझे ना, पार्टी के जो निर्देश है उसका पालन करना चाहिए। यह पहला प्रावधान हो गया। अब दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रावधान है कि एक सदन या निर्दलीय सदस्य, एक सदन का निर्दलीय सदस्य जो हैं, निर्दलीय जो सदस्य होते हैं एक सदन का, देखिए निर्दलीय जो सदस्य हैं, निर्दलीय सदस्य का मतलब होता है वह किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से खड़े हुए हैं, निर्दलीय रूप से खड़े हुए हैं, को सदन के सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह इस तरह के चुनाव के बाद, समझे ना, चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है। अब उसके बाद क्या है? तीसरा प्रावधान देखिए, तीसरा प्रावधान क्या है कि सदन एक मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है। कब अयोग्य हो जाता है? कब अयोग्य हो जाता है, ये जानना है। यदि वह उस तिथि से, जिस दिन वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, कब, जब भी वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, जिस भी दिन, तो उसके 6 महीने के भीतर, समझे ना, 6 महीने के भीतर, मतलब 6 महीना समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में, समझे ना, किसी भी राजनीतिक दल में, समझे ना, 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वह इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना, समझे ना, इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपना स्थान, समझे ना, सदन में अपना स्थान लेने के लिए 6 महीना के भीतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सके। क्या हो सके? शामिल हो सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।